प्रिय छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी पार्ट 2 लेक्चर में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के दौरान हम वेरिएबल्स की परिभाषा समझेंगे कि वेरिएबल्स का भौतिक अर्थ क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, उनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, उनको डिक्लेयर कैसे किया जाता है और उनको इनिशियलाइज्ड कैसे किया जाता है। उसके पश्चात हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसके, और कॉन्स्टेंट्स को डिफ़ाइन करने का क्या क्या तरीका है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स की परिभाषा के साथ। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि अ वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम given to a storage area that our programs can manipulate, means variables are names that are used to store value। अगर मैं एक साधारण भाषा में बोलूँ तो वेरिएबल एक ऐसा नाम है जो कि हम किसी पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया को देते हैं और उस पर्टिकुलर नाम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की गई है उसकी वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम साधारण अर्थों में कहें तो वेरिएबल वे नाम हैं जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या ये बोल सकते हैं कि वे आइडेंटिफायर नेम हैं जो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये जो भी नेम्स हम दे रहे हैं उन वेरिएबल्स को, उनके ऊपर आइडेंटिफायर रूल्स अप्लाइड होते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। वो कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती है, या अंडरस्कोर कैरेक्टर का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हमें आइडेंटिफायर रूल्स का या आइडेंटिफायर नेमिंग जो रूल्स हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि कोई भी वेरिएबल का नेम एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो किसी अंडरस्कोर साइन से या फिर किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है। और इसी प्रकार किसी वेरिएबल नेम के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा कोई और अन्य स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार वेरिएबल नेम के अंदर हम स्पेस का या वाइट स्पेस का प्रयोग भी नहीं कर सकते। एक ही वेरिएबल जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक ही समय पर एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल का नाम है ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर किसी समय पर मैं वैल्यू 5 स्टोर कर सकता हूँ, बाद में उस वैल्यू को मैनिपुलेट करके मैं 6, 7, 8 या इसी प्रकार यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एक ही समय पर मैं उसे 5, 6 और 7 वैल्यू नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने योग्य है कि जो भी वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं वो वेरिएबल भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वेरिएबल के अलग प्रकार होने का तात्पर्य है कि वो किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं। वो अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल इंटीजर प्रकार का है। वो वेरिएबल अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या रियल नंबर को स्टोर करेंगे तो हम उसे बोलेंगे वो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं। और इसी प्रकार अगर वह कोई कैरेक्टर को स्टोर करेगा तो हम बोलेंगे कि वो वेरिएबल एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। नेक्स्ट जो है वो है वेरिएबल की डेफिनेशन, अर्थात यदि मैं एक सी का प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ तो उस सी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिफ़ाइन किस प्रकार से किया जा सकता है और वेरिएबल को डिफ़ाइन करने की आवश्यकता क्यों है। वेरिएबल की डेफिनेशन की आवश्यकता इसलिए है या वेरिएबल को डिफ़ाइन करने की आवश्यकता इसलिए है ताकि कंपाइलर को एक मैसेज दिया जा सके कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करता है और मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए कितना स्पेस अलोकेट करना है। जैसा कि यहाँ भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं, वेरिएबल डेफिनेशन टेल्स द कंपाइलर को बताती है कि वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर अ वेरिएबल। इसी प्रकार वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाइज अ डेटा टाइप एंड कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स ऑफ दैट टाइप एज फॉलोज। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा गया है या दिखाया गया है कि वेरिएबल कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान देने योग्य है। पहली चीज़ है टाइप, अर्थात जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, वो इंटीजर है। हमने डेटा टाइप्स पहले पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो हमें ये ध्यान देना है कि जो इस टाइप की हम बात कर रहे हैं उसका डेटा टाइप, या जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है। वो इंटीजर टाइप है, वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रखता है या वो कैरेक्टर रखता है, और साथ ही साथ उसके लिए मेमोरी में कितना स्पेस अलोकेट करना है
उसके अनुसार ही उसका डेटा टाइप निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है यहाँ पहली चीज़ देखिए, पहली चीज़ है टाइप। टाइप अर्थात उसका डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, बाइट है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, डबल है या लॉन्ग डबल है। दूसरी चीज़ है वेरिएबल नेम, वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल लिस्ट का मतलब है कि हम एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी वेरिएबल अगर हम एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करते रहेंगे, और अगर एक ही वेरिएबल है तो उसका नाम दिया जाएगा यहाँ पे। तो आगे यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है इंट आई कॉमा जे कॉमा के, अर्थात यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल यूज़ किए हैं, आई जे और के, और इन तीनों का ही जो प्रकार है वो इंटीजर टाइप है। अब बात आती है मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे या लेंगे। तो क्योंकि यहाँ टाइप इंटीजर है, और अगर हमारी मशीन की हम बात करें तो ये मशीन डिपेंडेंट होता है, बट जनरली हम इंटीजर को 4 बाइट मानते हैं। अदरवाइज ये 2 बाइट भी हो सकता है कुछ मशीन्स के ऊपर, पर 4 बाइट मानते हैं। तो चाहे आई की बात करें, चाहे जे की बात करें या के की बात करें, तीनों ही वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल हैं, और तीनों ही वेरिएबल मेमोरी में 4-4 बाइट स्टोर करेंगे, यदि हम ये मान रहे हैं कि मशीन 4 बाइट इंटीजर को सपोर्ट कर रही है। दूसरी जो यहाँ पे वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, वो है कैरेक्टर सी कॉमा सी एच। यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं या 2 वेरिएबल लिए हैं। एक वेरिएबल का नाम है सी और दूसरे वेरिएबल का नाम है सी एच, और इन दोनों का टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप है। कैरेक्टर टाइप है मतलब मेमोरी में ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेंगे, और इसके अंदर जो वैल्यू पास की जा सकती है उसका टाइप क्या होगा, एक कैरेक्टर टाइप होगा। सिंपली ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। जो वैल्यू स्टोर की जा रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसे हम सिंगल कोट में दिखाते हैं। वो एक वेरिएबल, एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो एक स्पेशल सिंबल हो सकता है, और वो एक डिजिट भी हो सकता है। तीसरा जो है यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है वो है फ्लॉट एफ कॉमा सैलरी। फ्लॉट एफ कॉमा सैलरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। पहला वेरिएबल है एफ, दूसरा वेरिएबल है सैलरी। दोनों का टाइप फ्लॉट है, अर्थात मेमोरी में इनके लिए 4 बाइट स्टोर की जाएंगी, या मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेंगे, और इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर की जाएंगी वो रियल नंबर होंगे, या ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें दशमलव भाग भी होगा, जैसे 5.4, 10.2, इस टाइप की संख्याएं यहाँ स्टोर की जा सकती है। जो लास्ट है यहाँ पर वो है डबल, और फिर लिखा है डी। डबल डी का मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इससे पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए, चाहे ये था, ये था या ये था, यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल थे, लेकिन इस जो लास्ट स्टेटमेंट डबल डी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसका नाम है डी, और उसका डेटा टाइप क्या है, डबल है। डबल अर्थात मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, हमने पहले भी पढ़ा था, 4 बाइट या 8 बाइट। ये मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा 8 बाइट, और अगर यही फ्लॉट होता तो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मेमोरी में किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का क्या मतलब है या क्या तरीका है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में, कि वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डेफिनेशन से डिफरेंट कैसे है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक तरह से हम यही बोल सकते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन करने का ही तरीका है, लेकिन जहाँ की वेरिएबल डेफिनेशन हम सामान्यतः किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर देते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन इस ब्लॉक के बाहर यूज़ की जाती है। और अगर हम उसके साथ सामान्यतः एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ भी करते हैं, उस एक्सटर्न कीवर्ड की सहायता से क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करने का अर्थ है कि हमने उसको डिफाइन नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है, और हमें जहाँ भी ज़रूरत होगी हम उसका प्रयोग कर लेंगे, और हम उसको अलग अलग ब्लॉक्स में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, देखिए इस सेकेंड पॉइंट में, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ यूजफुल when you are using multiple files and you define your variable in one of the files which will be available at the time of linking of the program। अर्थात मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम है जो एक से ज़्यादा फाइल्स के अंदर बनाया गया है, आपने किसी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर दी है, लेकिन आप किसी दूसरी फाइल के अंदर भी
एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हुए उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो या उस वेरिएबल को प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पुनः देखिए, यू विल यूज़ द कीवर्ड एक्सटर्न, जैसा कि मैं बार बार अभी आपको बता रहा था कि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं किसी ब्लॉक के बाहर और उसको किसी ब्लॉक के अंदर हमें अगर एक्सेस करना है, तो जो बाहर डिक्लेरेशन है उसके अंदर हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इस टाइप से लिखना होगा। आगे एग्जांपल भी आएगा, हम यहाँ लिखेंगे एक्सटर्न, ये देखिए एक्सटर्न, मान लीजिए इंटीजर टाइप है उसका इंट, और ये मान लीजिए ए है। इसका तात्पर्य है कि जो ए टाइप का इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए है वो ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर किया गया। एक्सटर्न का मतलब ये है कि उसको बाहर डिक्लेयर किया गया। अब कहीं भी प्रोग्राम के अंदर मैं इस वेरिएबल ए को यूज़ करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली उस ए वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अर्थात वेरिएबल को हम जो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू उसको प्रोवाइड करते हैं या असाइन करते हैं, वो वैल्यू इसका इनिशियलाइजेशन कहलाती है। प्रारंभिक मान जो हम किसी भी वेरिएबल को दे रहे हैं वो उसका इनिशियलाइजेशन कहलाता है। लेटर ऑन कुछ ऑपरेटर्स की सहायता से या किसी एक्सप्रेशन की सहायता से हम उन वेरिएबल के मान को मॉडिफाई या परिवर्तित कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन से चलते हैं। व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट कंटेन्स अनडिफाइंड वैल्यू कॉमनली नोन एज गार्बेज वैल्यू। जब हमने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो हमें ये नहीं पता है कि वो वेरिएबल जो है उसका मान क्या है, एक्चुअल में वो क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो उस टाइम तक उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर रहती है वो क्या रहेगी, एक गार्बेज वैल्यू स्टोर रहेगी। अब यदि मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई मान असाइन करना चाहता हूँ या एक प्रारंभिक मान देना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्रारंभिक मान इस प्रकार से देना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, क्षमा कीजिए, ये देखिए आपने डिक्लेयर किया एक्सटर्न इंट डी। अभी तक ये खाली इतना लिखते आप, एक्सटर्न इंट डी तक लिखते, तो इसका मतलब क्या है, आपने उसकी डिक्लेरेशन की है। अब आपने इक्वल टू का साइन लगा के अगर आपने उसको कोई मान दे दिया, अर्थात आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। जब तक आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया था वो क्या वैल्यू स्टोर कर रहा था, डी। जिस डी की बात कर रहा हूँ वो डी क्या स्टोर कर रहा था, एक गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मतलब जिसका कोई अता पता नहीं है, एक मेमोरी से कहीं भी एक रैंडम वैल्यू उठा लेगा जो एक बहुत बड़ा या एक अजीब सा मान हो सकता है जिसके बारे में हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता एक्सटर्न इंट डी तो वहाँ पे डी के अंदर क्या स्टोर होता है, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मतलब कचरा वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी बराबर 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये इंटीजर डी था, इस डी के अंदर क्या मान स्टोर होगा, 3, और जो दूसरा वेरिएबल है एफ उसके अंदर क्या मान स्टोर होगा, 5। तो यहाँ हमने डिक्लेरेशन की है, डेफिनेशन नहीं दी है। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या अंतर है, फिर से बता रहा हूँ। अगर किसी वेरिएबल के नाम के आगे आपने एक्सटर्न देख लिया, जैसा कि यहाँ है एक्सटर्न इंट डी, तो एक्सटर्न का मतलब क्या है, उस वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। और अगर एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं है अर्थात उस वेरिएबल की डेफिनेशन है। तो ये आप समझ जाएंगे जब आगे प्रोग्राम्स में इसको यूज़ करेंगे। एनीवे, फिर से हम इस पे आते हैं। वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड इन देयर डिक्लेरेशन। वो डिक्लेरेशन के टाइम पे भी इनिशियलाइज किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी वेरिएबल का टाइप बताएंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है इंट, ठीक है। इंट क्या है, उस वेरिएबल का टाइप है। दूसरा क्या है, वेरिएबल नेम। हमारे केस में वेरिएबल नेम क्या है, डी। इंट, जैसे मैंने टाइप की जगह क्या लिखा, इंट, ओके। वेरिएबल की जगह मैंने लिख दिया मान लो ए, ठीक है, बराबर 5। तो यहाँ क्या है, टाइप क्या है, इंट। वेरिएबल नेम क्या है, ए। इक्वल टू साइन है, वो हमने यहाँ दिया है, और उसको प्रारंभिक मान क्या दिया गया है, वैल्यू क्या दी गई है, 5। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी, जब भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी, उसका टाइप। दूसरा क्या होगा, वेरिएबल का नेम। और तीसरी चीज़ क्या होगी, उस वेरिएबल को दी गई वैल्यू। तो इन 3 चीज़ों से मिलके हमारा कोई भी डेटा वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी एक्सटर्न इंट डी की। तो एक्सटर्न इंट डी बराबर 3, एफ बराबर 5। इसका क्या मतलब है,
कि हमने d और f नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, डिक्लेयर किए हैं अर्थात एक्सटर्न कीवर्ड है क्योंकि इसलिए हमने दो वेरिएबल d और f डिक्लेयर किए हैं और उनको प्रारंभिक मान क्या प्रदान किया है, 3 और 5। यदि हम यहाँ पे 3 और 5 मान नहीं देते, सिंपली ये लिखते एक्सटर्न इंट d और फिर सेमीकोलन होता है। इसका क्या मतलब होता कि जो वेरिएबल d है उसको क्या मान दिया है हमने, एक गार्बेज वैल्यू दी है, हमने उसे कोई मान नहीं दिया है, वो मेमोरी से कोई भी रैंडम वैल्यू उठा सकता है, एक कचरा मान, कचरा वैल्यू ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इंट d बराबर 3 f बराबर 5, अर्थात यहाँ पे हमने क्या किया है, d और f जो वेरिएबल है उनको डिफाइन किया है और डिफाइन करने के बाद में उसको 3 और 5 मान देते हुए इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभिक मान, ठीक है, शुरुआती मान क्या दिया है, तो हमने यहाँ पे d को शुरुआती मान 3 दिया है, f को शुरुआती मान 5 दिया है। तीसरा जो है वो है हमारा बाइट z बराबर 22। बाइट क्या है, अगेन जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स थे उसी में से एक टाइप है बाइट, जो 1 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का टाइप क्या है, बाइट, वेरिएबल का नाम क्या है, z, और वेरिएबल को मान कितना दिया गया है, वो मान दिया गया है 22। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है कैरेक्टर x। कैरेक्टर x बराबर x या y, कुछ भी यहाँ मान हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, मान लीजिए कैर बोलते हैं इसको, c बराबर सिंगल कोट्स के अंदर a, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डेटा टाइप क्या है, कैर या कैरेक्टर, वेरिएबल का नाम क्या है c और उसको क्या मान दिया गया है, प्रारंभिक मान a, ठीक है। हमारे इस एग्जांपल में क्या मान दिया गया था, कैरेक्टर का नाम डेटा टाइप क्या है, कैर या कैरेक्टर टाइप, वेरिएबल का नाम क्या है x और उसको मान क्या दिया गया है, वो मान भी x ही दिया गया है। लेकिन जब भी हम कैरेक्टर की बात करेंगे तो जो मान असाइन कर रहे हैं वो किस में होना चाहिए, सिंगल कॉट्स में होना चाहिए। और अगर यही मान हम फ्लोटिंग पॉइंट पे बात कर रहे होते तो क्या लिखते हैं, फ्लॉट a बराबर 5.0, अर्थात अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि फ्लॉट का एग्जाम्पल नहीं है या रियल नंबर का एग्जाम्पल नहीं है, अगर मुझे रियल नंबर यूज़ करना होता तो मैं क्या लिखता, FLOAT, फ्लॉट, मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया b, फ्लॉट b बराबर मैं क्या लिखता 5.3। तो ये क्या है, दशमलव भिन्न वाली संख्या होगी जिसमें दोनों पार्ट हैं, ठीक है, दशमलव से पहले का भी और दशमलव के बाद का भी पार्ट हो, तो उस केस में हम फ्लॉट को यूज़ करते हैं। उस टाइम जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो फ्लॉट या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज़ होता है। अगर आपका वेरिएबल का प्रिसीजन पॉइंट आपको कितना लेना है उसके आधार पर वो फ्लॉट, डबल या लॉन्ग डबल हो सकता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कशन। अभी तक हमने वेरिएबल्स की बात की, अब हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें। वेरिएबल्स किससे बना है, वेरी वर्ड से बना है। वेरी का मतलब क्या था, जिसका मान वेरी करता रहे, बदलता रहे, ओके। एक वेरिएबल को आपने इनिशियली कोई भी मान दे दिया, लेटर ऑन अगर आप चाहते हैं उसके मान को अपडेट करना तो आप क्या कर सकते हो, जैसे x बराबर x+1, और x में आपने अगर 5 स्टोर किया था और अब आपने x बराबर x+1 कर दिया तो x का मान अब कितना हो गया, 5+1 बराबर 6। जैसे मैं वापस पीछे चलता हूँ एक बार, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इंट d बराबर 3 लिखा था, ये देखिए यहाँ पे, क्षमा कीजिए, हाँ यहाँ आते हैं। यहाँ आपने देखिए लिखा था इंट d बराबर 3, तो मैंने इनिशियली लिख दिया, मान लो इंट d बराबर 3, ओके। अब लेटर ऑन मैं चाहता हूँ कि d के मान को मैं अपडेट करूँ, तो मैंने अगर ऐसा लिख दिया d बराबर d+1, तो अब d के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 3+1 अर्थात बराबर 4। तो अब d का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहले d का मान 3 था, अब d का मान अपडेट होके 4 हो गया, अर्थात वो वैल्यू जो थी d की वो वेरी करती रहती है, इसीलिए इसे
वेरिएबल बोलते हैं। एनीवे, अब हम कॉन्स्टेंट्स पे चलते हैं। अ कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजंट चेंज। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? आपने अपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा। कॉन्स्टेंट मतलब जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान स्थिर रहता है, वो क्या कहलाता है? एक कांस्टेंट कहलाता है। तो कांस्टेंट का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जबकि वेरिएबल जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसका मान चेंज होता रहता है। हम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका मान क्या होगा? बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये हम आगे प्रोग्राम्स में देखेंगे। कांस्टेंट रेफर टू अ फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम मे नॉट अल्टर ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो क्या है? कांस्टेंट उस वैल्यू के बारे में बताता है जिसका मान पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी नहीं बदलता है। जब तक हम प्रोग्राम को बनाया, हमने बना के उसको रन किया, तो प्रोग्राम को बनाकर रन करने तक उस प्रोग्राम का मान बदलता नहीं है। और इन फिक्स्ड वैल्यूज़ को जो हमने उनको दी है, उन फिक्स्ड वैल्यू को जो मान हमने उसको दिया है वो क्या कहलाता है? लिटरल कहलाता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल में भी दो वैल्यू होती है, एल वैल्यू और आर वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को एल वैल्यू बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को आर वैल्यू बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू किसके बारे में बताती है? एक वेरिएबल या कांस्टेंट के नेम के बारे में बताती है। और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, उस वेरिएबल या कांस्टेंट को जो मान हमने दिया है उस मान के बारे में बताती है। और यदि मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट को दिया जाने वाला कोई भी जो मान है वो मान क्या कहलाता है? लिटरल कहलाता है। तो हम आगे इस चीज़ को भी देखेंगे। कांस्टेंट को भी रेगुलर वेरिएबल की तरह ही माना जा सकता है। जो मुख्य अंतर है वो क्या है? इनके मान को एक बार डिक्लेयर करने के बाद में या डिफाइन करने के बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अगर मैंने एक बार लिख दिया d बराबर 3, तो चाहे मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो उसका मान d बराबर 3 ही रहेगा और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है लेकिन उस ऑपरेशन के द्वारा उसकी वैल्यू को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टेंट्स अब इसी आधार पे जो हमने बोला, जैसे हमने वेरिएबल्स की भी बात की थी कि वो अलग अलग हो सकते हैं, उसी प्रकार कैरेक्टर्स की भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। वो किसके आधार पे होंगे? लिटरल्स के आधार पे होंगे। लिटरल मतलब हम उस कांस्टेंट को किस प्रकार का मान असाइन कर रहे हैं। यदि हम एक कांस्टेंट को इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, मैंने लिखा कांस्टेंट इंटीजर a इक्वल्स टू 5, अर्थात क्या है? जो हमने i है हमारा वेरिएबल, वो क्या है? कांस्टेंट टाइप का है। और उस i को अगर मैंने कोई मान दे दिया, मान लीजिए 5, 6 कुछ भी, तो वो मान क्या है? लिटरल है। इसी प्रकार फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और लिटरल का क्या मतलब है? उस फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के जो कांस्टेंट है उसको जो मान दिया गया है वो मान क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट टाइप लिटरल। कैरेक्टर इसी टाइप से कैरेक्टर के लिए और इसी टाइप से स्ट्रिंग के लिए, जिसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीजर लिटरल से क्या मतलब है। तो अभी मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ, उसको फिर डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ न्यूमेरिकल लिटरल दैट रिप्रेजेंट्स ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू। यानी इंटीजर लिटरल क्या होंगे? वो लिटरल्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है। मैंने अभी बताया था लिटरल क्या है? जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को जो मान दिया जाता है वो क्योंकि बदलता नहीं है, इसलिए उस मान को क्या? लिटरल बोलते हैं, और उसको दिया गया मान ही लिटरल कहलाता है। या फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कॉल्ड लिटरल। एक कांस्टेंट को दिया गया फिक्स मान, निश्चित मान लिटरल कहलाता है, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये जो इंटीजर टाइप का हमने उसको मान दिया है वो भी 3 प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है डेसिमल वैल्यू। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है जिसमें हमने ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, इन सब के बारे में बात की थी। तो उनके रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है। यदि आपका नंबर डेसिमल नंबर है तो आप जो सामान्य नंबर लिखते हैं उसी की तरह लिखोगे, जैसे इंट a बराबर 5, अर्थात आपने वेरिएबल a को 5 मान दिया है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पहला है एग्जाम्पल कॉन्स्ट मतलब इंट a, अर्थात जो a है उसका टाइप क्या है? इंटीजर है, और वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट डेसिमल इंटीजर, और उसको क्या मान दिया है आपने? 23 मतलब उसका मान कितना रहेगा? एक डेसिमल 23 रहेगा। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो क्या है? कॉन्स्ट इंट b बराबर 045। तो यहाँ देखिए इस जगह मैंने इस चीज़ के बारे में लिखा है ऑक्टल नंबर बेस 8। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? नंबर आएंगे
0 से 7 के बीच में, और आगे हम एक एडिशनल 0 लगा देते हैं। उसके कारण क्या होगा, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो नंबर आपने बताया है वो नंबर एक ऑक्टल नंबर है। जैसे कुछ नंबर यहाँ दिए हैं 012, 034, ये देखिए 055, ये क्या बता रहे हैं कि ये 12, 34 या 55 ये क्या हैं, ऑक्टल नंबर हैं। आपको इसके आगे एक 0 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमारे उदाहरण में भी हमने क्या लिया है, कॉन्स्ट इंट b बराबर 045। तो ये किस टाइप का इंटीजर है, ऑक्टल वैल्यू वाला इंटीजर है, अर्थात ये क्या है, कांस्टेंट ऑक्टल इंटीजर लिटरल है। ठीक है, ये 45 क्या है, कांस्टेंट ऑक्टल इंटीजर लिटरल है। b क्या है यहाँ पे, इंटीजर कांस्टेंट है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है, देखिए ये वाला, कांस्टेंट इंटीजर c बराबर 0x78। ये हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हम जो आगे सफिक्स लगाते हैं, आगे जो यू ऐड करते हैं, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16। इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर इन विच 0x या 0x, x स्मॉल या कैपिटल कुछ भी यूज़ हो सकता है, इज़ फॉलोड बाय द हेक्साडेसिमल डिजिट। तो अगर मैंने लिखा है 0a, इसका क्या मतलब है, मैं एक हेक्साडेसिमल 10 की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने लिखा, सॉरी 0x भी आना चाहिए यहाँ, अगर मैंने लिखा 0x8, इसका क्या मतलब है, मैं हेक्साडेसिमल 8 की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने लिखा 0x8a, मान लीजिए ये लिखा मैंने 0x8a, इसका क्या मतलब है, 8 एक हेक्साडेसिमल नंबर है। क्लियर। तो यहाँ देखिए आप इस एग्जांपल में आप जैसा देख सकते हैं, कॉन्स्ट इंट c, अर्थात कांस्टेंट का नाम क्या है, पहली चीज़ क्या है, c क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि आगे CONST यूज़ किया गया है। टाइप क्या है इसका, इंटीजर है, और इसका नाम क्या है, c। ठीक, इसके अंदर क्या मान दिया गया है, इसके अंदर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर की गई है, दैट इज 0x78। तो 0x78 क्या हुआ, एक हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल हुआ। यहाँ ऊपर 045 क्या हुआ, ऑक्टल इंटीजर लिटरल हुआ। 23 क्या हुआ, डेसिमल इंटीजर लिटरल हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात कर रहा हूँ लास्ट एग्जांपल में कॉन्स्ट इंट d की, ये u जो आगे ऐड किया है, u क्या बताता है कि जो कोई भी वैल्यू है वो अनसाइंड है। साइंड और अनसाइंड दो प्रकार के वेरिएबल हो सकते हैं। अगर आपको डेटा टाइप से याद हो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी डेटा टाइप साइंड या अनसाइंड हो सकता है। तो वो अगर अनसाइंड है जो लिटरल हमने दिया है तो उसके आगे u ऐड कर देंगे आप। ठीक है, इसी प्रकार कोई इंटीजर वेरिएबल है वो अगर लॉन्ग टाइप का होगा तो उसके आगे l यूज़ कर दिया जाएगा। तो इस आधार पे हम विभिन्न प्रकार के लिटरल्स को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में क्या होता है कि ये किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की मतलब जिसमें दशमलव भिन्न हो, जैसे 5.45, 8.75, ठीक है, या 15.678910 इस टाइप की जो संख्या है वो सारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो इट इज़ लिटरल दैट कंटेंस ओनली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। तो ये वो लिटरल है जो क्या रखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ रखेंगे। तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट किस टाइप का है आपका, फ्लोट टाइप का है। क्लियर, नाम क्या है उस कांस्टेंट का, a, और उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड किया आपने, 4.5। तो ये जो 4.5 वो क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, वो निश्चित मान जो आपने a को दिया है। नीचे जो है वो क्या है, कांस्टेंट फ्लोट b बराबर 5.0। इसमें आप 5 नहीं लिख सकते क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की बात कर रहे हो तो आपको दशमलव आगे ऐड करना पड़ेगा। आप 5 को हम 5 नहीं लिख सकते, इसलिए क्या लिख देते हैं 5.0 जो 5 के बराबर ही होता है। तीसरी जो वैल्यू है वो बता रही है कांस्टेंट फ्लोट c बराबर 2e⁻⁻25। तो जब भी e की टर्म्स की बात आती है, e का मतलब क्या होता है, यदि हम फ्लोटिंग पॉइंट में किन को डिस्कस करते हैं, जो या तो दशमलव भिन्न हो या जिनके मान बहुत बड़े हों, जिनके मतलब 15 संख्याएं, 20 संख्याएं, 50 संख्याएं, ऐसे आगे डिजिट की संख्याएं कोई हो, तो उनके आगे हम e की पावर के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे अगर मुझे किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैंने क्या किया, c बराबर 2e⁻25। इसका क्या मतलब है, यहाँ लिखा है 2.0 गुणा 10⁻⁻25, मतलब
नीचे आपने 10 की घात 2.0 में आपने 10 की घात 25 का भाग दिया है, उसका जो भी मान आएगा वो किस में स्टोर होगा, सी में स्टोर हो जाएगा। अगला है कांस्टेंट फ्लोट डी बराबर 2.34 ई टू द पावर 12। यहाँ जो ई से पहले का पार्ट है वो क्या कहलाता है, मैंटिसा, और ई के बाद का जो पार्ट है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए, सॉरी ये देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है 2.34 और दूसरा है 12। तो ये जो 12 है आगे वाला एक पार्ट ये, और एक बीच में ई के इधर वाला पार्ट कहलाता है मैंटिसा और इधर वाला पार्ट कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2.34 की में ई टू द पावर 12, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ 10 की घात 12 की, तो 2.34 गुणा 10 की घात 12, इसका ये तात्पर्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा जो टाइप है वो हमारा है कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स, इसमें कैरेक्टर लिटरल कंटेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल क्वोट्स। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अर्थात मुझे उन वैल्यू को एक सिंगल क्वोट्स, मतलब दोनों तरफ सिंगल क्वोट्स के अंदर ही उसको यूज़ करना होगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ए के आगे दोनों तरफ, यहाँ प्लस के दोनों तरफ और यहाँ 5 के दोनों तरफ। और दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि वो कोई कैरेक्टर यानी स्पेशल सिंबल हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर हो सकता है, या कोई भी डिजिट हो सकती है, लेकिन वो सिंगल क्वोट्स में होनी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ए प्लस और 5। ठीक है, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कोमास। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, ये देखिए ए है, ये 5 है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में है। इसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो एक ही कैरेक्टर हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकता। आप जैसे इस 5 की जगह अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, मान लीजिए सिंगल कोट्स में 51, तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते, आप सिंगल कोट्स में AB ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो एक वार्निंग आएगी कि मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, ऐसी एरर आ सकती है, या फिर सिंपली कंपाइल टाइम एरर दिखा देगा वो। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, ये लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में। यहाँ पर भी अगर आपको एक, जैसा अभी मैंने बोला कि जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर, चाहे वो 5 था, प्लस था, या क्या यूज़ किया था हमने, एक और ए था, सिंगल कैरेक्टर थे। ठीक है, लेकिन मुझे अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करना है या शो करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ कैरेक्टर यूज़ करनी पड़ेगी। यानी ये एरे ऑफ कैरेक्टर क्या होती है, एरे क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ अभी यही याद रखना है कि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग लिटरल्स का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट और होना चाहिए था, आगे यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट कैर A15 बराबर डबल क्वोट्स में ये जो भी जयपुर सिटी लिखा है वो अपन लिख देंगे। ठीक है, इट कंटेन्स एन एडिशनल कैरेक्टर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जब भी मैं किसी स्ट्रिंग लिटरल की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो एक नल कैरेक्टर होगा जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको इसको अपने यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मुझे कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए कितना, मान लीजिए मुझे 6 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या लिखना होगा, एक एडिशनल कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। वो किसके लिए, इस नल कैरेक्टर के लिए है। तो स्ट्रिंग लिटरल में पहली चीज़ ये एरे ऑफ कैरेक्टर होती है, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ मैंने A15 लिखा, इसका मतलब क्या है कि इस A नाम के कैरेक्टर वाले मेरे पास जो वेरिएबल का नाम है वो A है, और इसके अंदर मैं कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, 15 कैरेक्टर स्टोर, 15 तक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। वो मेरी इच्छा है, मैं उसमें 1 करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ या 15 करूँ, लेकिन उन 15 में एक्चुअल कैरेक्टर कितने होंगे, 14 ही होंगे। और 15वां कैरेक्टर कौन सा होगा, वो 15वां कैरेक्टर होगा ये नल कैरेक्टर। क्लियर है, तो हर स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर ऐड होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो क्या बताता है कि ये स्ट्रिंग है, इसका एंड है, इस स्ट्रिंग के बाद में अब आगे और कुछ नहीं है। क्लियर, तो आशा है आज के लेक्चर में आप एक
स्ट्रिंग में और कांस्टेंट में अंतर कर पाए होंगे। अभी हमें एक चीज़ और डिस्कस करनी है, वो चीज़ क्या है कि इनको कांस्टेंट्स को डिफाइन कैसे करते हैं। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के भी दो तरीके हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। देयर आर टू सिंपल वेज इन सी टू डिफाइन कांस्टेंट। पहला तो है हैश डिफाइन टाइप वेरिएबल वैल्यू, जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया लेंथ, ये वाला देखिए लेंथ 10 और लेंथ 5। मैंने हैश डिफाइन लिखूंगा मैं प्रोग्राम में, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा। जनरली इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, और फिर उसको जो मान देना है वो मान लिख दूंगा। इसी प्रकार में हैश डिफाइन विड्थ और स्पेस देके 5 दे दिया। तो ये पहला तरीका है जिसमें मैं हैश डिफाइन का यूज़ करते हुए एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, पहला तरीका क्या है, यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। ओके, जो दूसरा तरीका है जो अभी तक हम कर रहे थे वही तरीका है, दैट इज यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएबल का टाइप होगा, वेरिएबल का नेम होगा और वेरिएबल की वैल्यू होगी। CONST इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। आपको ये कीवर्ड है और आपको यहाँ कॉन्स्ट ही लिखना है, कांस्टेंट पूरा नहीं लिखना है। एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है कि C एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो भी कीवर्ड्स हैं सारे वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, उसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए आप, अभी तक हमने जैसे लिखा था कॉन्स्ट इंट लेंथ बराबर 10, कॉन्स्ट इंट विड्थ बराबर 5। तो आप चाहे इसको इस तरीके से बता दीजिए या इस तरीके से बता दीजिए, दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों को ही प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट में एक नोट दिया है, वो नोट क्या बता रहा है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जहाँ भी हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ कर रहे हैं उन कॉन्स्टेंट्स को हम कैपिटल लेटर्स से दिखाएं, ताकि हम जब भी प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हों तो हम उसको देख के ही पता लगा पाएँ कि ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। वो सिर्फ रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए है। अदरवाइज़ आप स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हो तो भी वो सही है, वो गलत नहीं होगा। लेकिन रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए वेरिएबल्स को सामान्यतः हम स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं, जबकि कांस्टेंट्स को सामान्यतः हम कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये एक गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आशा है इस लेक्चर के अंत तक आपको कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर समझ आया होगा। एक बार मैं फिर कंक्लूड कर दूं, वेरिएबल वे आइडेंटिफायर नेम हैं जो कि ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं जिनका मान समय के साथ बदल सकता है। ठीक है, जबकि कांस्टेंट क्या हैं, वो नेम आइडेंटिफायर हैं जिनका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। आपने उनको जो मान दे दिया पूरे प्रोग्राम में उनका मान फिक्स रहेगा। सामान्यतः जैसे मान लीजिए पाई आपको यूज़ करना है, तो पाई का मान कितना होता है, 3.14 समथिंग आगे चलता रहता है। तो आपको जैसे पाई के लिए एक निश्चित मान है पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो आप पाई की जगह 3.14 लिखने की जगह जो भी वेरिएबल आपने PI लिखा है मान लो उसके लिए, तो उस PI का यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या लेगा, हर बार 3.14 लेता रहेगा और आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी ऑपरेशन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।